अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ का 12th लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है वेरिएबल। ये लेक्चर भी चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स चले देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल के नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि आइडेंटिफायर्स के लिए रूल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को स्टडी किया था और एंड में हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। सी लैंग्वेज में वेरिएबल किसे कहा जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे की जाती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है ये कैसे की जाती है, वेरिएबल डिक्लेयर करने में और वेरिएबल डिफाइन करने में क्या डिफरेंस है, और एट द एंड हम देखेंगे कि वेरिएबल्स के नेम रखने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स चले देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ अ वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स जैसे नेम से ही हमें पता चल रहा है, वेरिएबल मीन्स वेरिएबल इज़ अ वैल्यू दैट कैन चेंज। अब हम टेक्निकली देख लेते हैं कि कंप्यूटर या सी लैंग्वेज के टर्म में वेरिएबल किसे कहा जाता है। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल सी लैंग्वेज में किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल को कहा जाता है जिसका कोई नाम हो। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी यानी रैम के किसी छोटे से पोर्शन को कहा जाएगा जिसका कोई नाम होगा। It is used to store program input data and its computational results during the execution of program. वेरिएबल प्रोग्राम के लिए इनपुट डाटा या इसके अलावा प्रोग्राम के दौरान जो कैलकुलेटेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। The value of a variable may change during the execution of program, however the name of variable cannot be changed. अब जैसा कि वेरिएबल के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू स्टोर की जा सकती है जो चेंज की जा सके। इसी तरह यहाँ पर भी यही मेंशन है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, लेकिन वेरिएबल का नाम जब एक दफ़ा रख दिया जाता है उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। The variables are created in RAM. वेरिएबल्स जो हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्रिएट किए जाते हैं। रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, और स्टूडेंट्स आपको पहले से ही पता है कि रैम जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। दैट इज़ वाई डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स इज़ ऑल्सो टेम्परेरी। रैम टेम्परेरी मेमोरी है और यही वजह है कि जो डाटा रैम में स्टोर होता है वो भी टेम्परेरी होता है। मीन्स दीज वेरिएबल्स आर टेम्परेरी। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब रैम में मौजूद डाटा या वेरिएबल्स में जो कुछ मौजूद होता है ये सिर्फ तभी एक्सेस किया जा सकता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। The data stored in the variables is automatically removed when the program ends. और जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है जो डाटा वेरिएबल्स में स्टोर हुआ होता है वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है। Means variables are used to store data temporarily only during the program execution. They cannot store data permanently. तो स्टूडेंट्स इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये जो राइट साइड पर हमें नज़र आ रही है ये जो बड़ा रेक्टेंगल है, दिस रेक्टेंगल दिस रिप्रेजेंट्स द कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर हमें ये छोटा सा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेमोरी की लोकेशन रिजर्व हुई है और इसका नाम रखा गया है मार्क्स, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल।
It will be used to store data during programs execution. अब स्टूडेंट्स मार्क्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल के नेम को. इसके अलावा वेरिएबल का एड्रेस. तो स्टूडेंट्स मेमोरी की हर बाइट को कोई ना कोई नंबर असाइन किया जाता है. तो वेरिएबल जो है वो मेमोरी की जिस बाइट पर लोकेटेड हो उस बाइट का एड्रेस जो है फिर वो वेरिएबल का एड्रेस कहलाता है. इसके बाद देखें जी, इस वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी टाइप का डाटा हो, वो उस वेरिएबल के कंटेंट्स कहलाएंगे. तो इस वेरिएबल के फ़िलहाल कंटेंट्स हैं 10. तो स्टूडेंट्स ये फिगर जो है हमें ये बता रही है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मार्क्स है और उसमें जो वैल्यू है वो 10 पड़ी हुई है. स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है. तो स्टूडेंट्स वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप. ठीक है जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप. तो स्टूडेंट्स कंपाइलर को वेरिएबल के बारे में बताने के प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन. जब हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि इस प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसका ये नाम होगा और जिसकी ये टाइप होगी, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा वेरिएबल डिक्लेयर करना. अब एक प्रोग्राम में जितने भी चाहें वेरिएबल्स हो सकते हैं. नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इज़ नॉट लिमिटेड. एक प्रोग्राम में 10, 15, 20, 100 जितने भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हों डिक्लेयर किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. सी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सी स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है. और स्ट्रांगली टाइप्ड होने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज इन प्रोग्राम. और स्ट्रांगली टाइप होने का मतलब ये है कि तमाम वेरिएबल्स प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है. और एक सी प्रोग्राम में डिक्लेयर आप कहीं पर भी कर सकते हैं, पर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है. अगर आप उसको यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर नहीं करते तो कंपाइलर जो है एक सिंटैक्स एरर दे देगा. वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपाइलर को वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. डिक्लेरेशन में हम कंपाइलर को वेरिएबल की डाटा टाइप के बारे में बताते हैं और वेरिएबल की डाटा टाइप से कंपाइलर को ये पता चलता है कि कंपाइलर ने इस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी को रिजर्व करना है. मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को मुख्तलिफ अमाउंट में मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि एक इंट यानी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को मेमोरी में 2 बाइट्स की ज़रूरत होती है और एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को मेमोरी में 1 बाइट की ज़रूरत होती है. अब जैसे ही प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर होता है, कंपाइलर वेरिएबल की डाटा टाइप को देखते हुए उसके लिए जितनी भी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो रिजर्व कर देता है. और इन रिजर्व्ड मेमोरी बाइट्स में वेरिएबल की जो वैल्यू है, उसके जो कंटेंट्स हैं, उनको स्टोर किया जाता है. अब वेरिएबल की वैल्यू तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, लेकिन वेरिएबल की डाटा टाइप जब एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है वेरिएबल को एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के साथ, तो फिर उस वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज नहीं किया जा सकता. अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है. अब सिंटैक्स क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं पर भी प्रोग्राम में हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमने डिक्लेरेशन जो है वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए करनी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंटैक्स में देख सकते हैं कि पहले हमने डाटा टाइप लिखनी है, फिर हमने एक स्पेस देनी है और फिर हमने वेरिएबल का नेम लिख देना है. ये नेम यूज़र ने अपनी मर्ज़ी से रखना है और नेम जो है कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए रखा जाता है. वो तकरीबन वही रूल्स हैं जो हमने आइडेंटिफायर के रूल्स में पढ़े हैं. वेरिएबल नेम इटसेल्फ इज़ एन आइडेंटिफायर. वेरिएबल नेम बजाते खुद एक आइडेंटिफायर है. अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की. तो यहाँ पहली एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है मार्क्स और जिसकी डाटा टाइप है इंट. मतलब मार्क्स में हम इंटीजर टाइप का डाटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं. अब ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करेगा.
अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को आप देख लें, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। सिंटेक्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। पहले हमारे पास इंट मतलब डाटा टाइप आ रही है, फिर एक सिंगल स्पेस के बाद हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। मार्क्स इज द वेरिएबल नेम, इट इज़ एन आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब दूसरी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी डाटा टाइप है फ्लोट और उसका नाम है एवरेज। अब डाटा टाइप फ्लोट है, इसका मतलब ये है कि एवरेज वेरिएबल जो है वो मेमोरी में 4 बाइट्स ले रहा है। इसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें हम देख सकते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं विद कैरेक्टर डाटा टाइप एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेड। अब इस वेरिएबल में हम एक कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने फ्लोट देखा है, तो फ्लोट इज यूज्ड टू स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यूज। कोई भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट वाली, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करेगा। और कोई भी कैरेक्टर टाइप का हमारे पास वेरिएबल हो तो वो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, जैसे ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया। मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकता। इसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि डबल टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है सैलरी। तो डबल भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ्लोट की निस्बत बड़ी वैल्यूज़ को डबल स्टोर कर सकता है। और ये मेमोरी में एलोकेट करते हैं 8 बाइट्स। स्टूडेंट्स, हम एक लाइन में एक डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि इस लास्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने एक लाइन में इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स ए, बी, सी को डिक्लेयर किया है और इन तीनों वेरिएबल्स को हमने आपस में कॉमा से सेपरेट किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो हमेशा सेमीकोलन से एंड होती है। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हुए हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन आता है और सेमीकोलन को कहा जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पर सिंटेक्स में भी हम देख सकते हैं कि हमने डाटा टाइप और वेरिएबल नेम के बाद सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो अगर हम सिंटेक्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हर वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन का होना लाजमी है, और अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो इसकी वजह से सिंटेक्स एरर देगा कंपाइलर, और वो सिंटेक्स एरर होगा स्टेटमेंट मिसिंग का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है ये डिक्लेरेशन के वक्त वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के प्रोसेस को कहा जाता है। द कंपाइलर automatically takes required memory for the variable when it is declared. The memory location may already contain some data that is meaningless for the program. This meaningless data is also known as garbage value. It may produce unexpected results in some computations. All variables should be initialized to avoid this problem. अब जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो कंपाइलर उसके लिए ऑटोमेटिकली ही मेमोरी को रिजर्व कर लेता है। अब ये जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व की जाती है वेरिएबल के लिए, हो सकता है इसमें पहले से ही कोई मीनिंगलेस डाटा पड़ा हो, मतलब ऐसा डाटा पड़ा हो जो आपके इस प्रोग्राम के लिए यूजफुल ना हो। इस मीनिंगलेस डाटा को कहा जाता है गार्बेज वैल्यू। अब ये जो गार्बेज वैल्यू है ये प्रोग्राम में कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस के दौरान गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो फिर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके, गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सके। मेमोरी लोकेशन में से गार्बेज वैल्यू को रिमूव किया जाता है इनिशियलाइजेशन के ज़रिए। स्टूडेंट्स, जो हमारी रैम होती है ये किसी भी जगह से ऐसा एम्प्टी नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर इरेज का ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं हो सकता। इस पर सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, वो रीड और राइट के हैं। तो जब भी हम कोई न्यू डाटा सेव करते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो पुराना डाटा होता है उसके ऊपर ओवरराइट किया जा रहा होता है। कभी भी यूँ नहीं होता कि हमने इरेजर से रैम के या मेमोरी के किसी पोर्शन को इरेज कर दिया हो। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, जब वेरिएबल्स के लिए मेमोरी को रिजर्व किया जाता है उस मेमोरी लोकेशन पर पहले से ही कोई डाटा मौजूद होता है।
उस पहले से मौजूद डाटा को कहा जाता है गार्बेज वैल्यू। अब वो जो गार्बेज वैल्यू है वो गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है प्रोग्राम कैलकुलेशंस में। उन गलत रिजल्ट से बचने के लिए वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देख सकते हैं जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किस तरह की जा सकती है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स हम देखते हैं यहाँ पर। सेम डिक्लेरेशन वाला सिंटेक्स है। डिफरेंस क्या आ रहा है डिक्लेरेशन के सिंटेक्स से कि डिक्लेरेशन जो है वो वेरिएबल नेम के बाद एंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, वेरिएबल नेम के बाद इज इक्वल टू का सिंबल है और उसके बाद वैल्यू है। मतलब वेरिएबल को हम डिक्लेरेशन के वक्त ही एक वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें सिंटेक्स क्लियर हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, पहले डाटा टाइप आ गया, फिर इसके बाद वेरिएबल नेम, और इस वेरिएबल को n को हम 100 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में हम कर क्या रहे हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको 100 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हम एक ही वक्त में दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल x डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 50 से, और इंटीजर टाइप का ही दूसरा वेरिएबल y डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 75 से। इनिशियलाइज का मतलब ये है कि हम उसको फर्स्ट वैल्यू, बिगिनिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू का ऑपरेटर यूज हुआ है। वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू के ऑपरेटर की राइट साइड पर है और जो वेरिएबल नेम है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू ऑपरेटर। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में हम फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल एवरेज डिक्लेयर कर रहे हैं और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं 50.73 से, मतलब उसमें वैल्यू साइन उसको कर रहे हैं हम 50.73। फोर्थ में हम देख लेते हैं कि जी हम कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ग्रेड जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं a की, उसमें a को स्टोर कर रहे हैं। जब भी हमने कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, कैरेक्टर वैल्यू लिखनी है, तो कैरेक्टर्स विल ऑलवेज बी एनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। एक सिंगल कैरेक्टर जब भी हम किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल को, तो उस सिंगल कैरेक्टर को हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज करना है। अगर हम नहीं करते तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि दिस इज़ अ कैरेक्टर और दिस इज़ अ आइडेंटिफायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल, कि वेरिएबल डिक्लेयर करने में और डिफाइन करने में क्या डिफरेंस है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करती है जी, इट स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल टू द कंपाइलर। इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो वेरिएबल का नेम और उसकी टाइप जो है वो कंपाइलर को बता देती है, लेकिन जो वेरिएबल है इसके लिए मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं करती, मतलब किसी भी किस्म की मेमोरी लोकेशन को रिजर्व नहीं किया जाता। इसके मुकाबले में वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है, तो वेरिएबल डेफिनेशन जो है ये कंपाइलर को वेरिएबल के नेम और उसकी टाइप के बारे में तो बताती ही है, पर साथ साथ उसके लिए मेमोरी लोकेशन भी रिजर्व कर देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें मेजर डिफरेंस ये है, दोनों काम एक ही करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन दोनों कंपाइलर को वेरिएबल के नेम और उसकी डाटा टाइप के बारे में बताते हैं, लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है ये वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करती, लेकिन वेरिएबल डेफिनेशन जो है ये वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट भी कर देती है। हाँ, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है जी, सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन जो है ये अलग से स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती। वेरिएबल डेफिनेशन खुद ही परफॉर्म हो जाती है जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में बाकी लैंग्वेजेस से सी लैंग्वेज का जो डिफरेंस है वो ये है कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल को अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता, बल्कि जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तब ही ऑटोमेटिकली वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन भी एलोकेट कर ली जाती है।
स्टूडेंट्स, इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल्स के नेम रखने के लिए जो रूल्स हैं उनको हमने पढ़ना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये कह लें कि जो हमने रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स पढ़े थे ये उसी को आगे डिस्क्राइब कर रहा है, एलैबोरेट कर रहा है। बिकॉज आइडेंटिफायर्स जो हैं वो भी नेम्स होते हैं, तो वेरिएबल नेम्स रखने के लिए जो रूल्स हैं वो तीनों रूल्स तो इसमें हैं ही। उसके अलावा कुछ मज़ीद रूल्स हैं, मतलब हम ज़्यादा एलैबोरेट कर रहे हैं रूल्स को यहाँ पर। सबसे पहला रूल हम वेरिएबल का नाम रखने के लिए देख रहे हैं। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। वेरिएबल के नाम में लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स ABC, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों, और नंबर्स डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9 तक। इसके अलावा अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल नेम में 3 चीज़ें हो सकती हैं, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। इसके अलावा सेकंड रूल हम देख लेते हैं जी। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम डिजिट को वेरिएबल नेम में यूज़ कर सकते हैं लेकिन एज फर्स्ट कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो जिसका नाम हो 9 मिनट्स या 2 kg, तो ये दोनों इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। ये दोनों नेम्स जो हैं वेरिएबल के नेम्स नेमिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये सिंटेक्स एरर क्रिएट करेंगे। हम इस तरह का कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते जिसका फर्स्ट कैरेक्टर कोई डिजिट हो। इसके बाद हम देख लेते हैं जी थर्ड रूल। तो वेरिएबल नेम्स का जो थर्ड रूल है हमारे पास वो ये है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल के नेम्स में ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं माई स्पेस वार या योर स्पेस कार, तो अब ये वेरिएबल नेम्स जो हैं इनवैलिड हैं। माई वार को भी देखकर लगता है कि ये दो अलग अलग से वर्ड्स हैं, योर कार को भी देख के लग रहा है कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ये चीज़ जो है कंपाइलर के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इस तरह के जो वेरिएबल नेम्स हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर ऑल्सो इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। इसके बाद जी हमारे पास जो फोर्थ रूल है वेरिएबल का नाम रखने के लिए, दैट इज़ बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। वेरिएबल के नेम्स में हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज़ टिपिकली रिटन इन लोअर केस एंड कॉन्स्टेंट्स आर रिटन इन अपर केस। अब ये कोई रूल तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या अगर हम ऐसा ना करें तो एरर नहीं आता हमारे प्रोग्राम में, लेकिन टिपिकली या नॉर्मली जो यूज़र डिफ़ाइन करता है वेरिएबल्स को, उनको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है और कॉन्स्टेंट्स को अपर केस में लिखा जाता है, बड़े लेटर्स में लिखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम एक प्रोग्राम पढ़ रहे हों तो हमें पता चल जाए कि इनमें से कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। जो स्मॉल लेटर्स में होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, जो कैपिटल लेटर्स में होंगे वो कांस्टेंट्स होंगे, आइडेंटिफायर्स। इसके बाद नेक्स्ट रूल है जी हमारे पास, स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। स्पेशल सिंबल्स को हम वेरिएबल नेम्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने कीबोर्ड पर देखें तो हमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स के अलावा भी काफ़ी सिंबल्स नज़र आ रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास होता है पीरियड का सिंबल, डॉट सिंबल, हैश सिंबल, @ सिंबल, एम्परसैंड का सिंबल, पैरेंथीसिस होते हैं हमारे पास, ये फ्रंट स्लैश एंड बैक स्लैश के सिंबल्स होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होते हैं। तो ये सारे दूसरे जो हमारे पास सिंबल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, दीज आर स्पेशल सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को हम वेरिएबल नेम्स में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम माई डॉट फ़ोन लिखते हैं या नेम हम लिख रहे हैं पैरेंथीसिस में, या इसके अलावा फ़ोन के बाद हमने फ़ोन नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हैश का सिंबल यूज़ कर लिया है, तो ये सारे वेरिएबल नेम्स जो हैं ये इनवैलिड हैं। पीरियड कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम, ब्रैकेट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम, हैश सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है, रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। रिजर्व्ड वर्ड्स को वेरिएबल नेम्स के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। रिजर्व्ड वर्ड्स इज़ अनदर वर्ड फॉर कीवर्ड। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं, उनको हम वेरिएबल नेम्स के तौर पर रीडिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि void, while, for, all these are invalid variable names because these are reserved words. या इसके अलावा आपने लास्ट लेक्चर में कीवर्ड्स देखे थे, 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के, उनमें से कोई भी कीवर्ड जो है वो वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी हमारे पास रूल, अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। ज़्यादातर कंपाइलर्स के लिए वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ 31 कैरेक्टर्स हो सकती है। अगर वेरिएबल नेम जो है वो 31 कैरेक्टर्स से एक्सीड करता है तो सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाएगा, बाकी जो 31 से जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे उनको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल को एक ही डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब एक प्रोग्राम में हम ये दो स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते कि वेरिएबल ए को हम इंटीजर के लिए भी डिक्लेयर कर रहे हैं और वेरिएबल ए को ही हम कैरेक्टर के लिए भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमने एक वेरिएबल को जस्ट एक ही डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर करना है। दिस टू स्टेटमेंट्स विल बी इनवैलिड। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट हमारे पास वेरिएबल नेम्स के लिए ये है कि वेरिएबल नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। मतलब जो भी हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, वेरिएबल का नाम देखकर हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये वेरिएबल किस मकसद के लिए है, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर की गई होगी। जैसे कि अगर हमने किसी वेरिएबल में मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम उस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं मार्क्स, या अगर किसी वेरिएबल में हमने एज स्टोर करनी है तो उस वेरिएबल का नाम हम रख लेंगे एज। इसके अलावा वेरिएबल नेम्स जो हैं वो रीडेबल होने चाहिए। मतलब हम उसको एक ग्लांस में देखें, एक ही नज़र में हम उसको वेरिएबल नेम को देखें तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि लिखा क्या हुआ है। जिस तरह कि अगर हम ये वेरिएबल नेम रखते हैं तो ये काफ़ी एक लंबा सा वेरिएबल नेम है। इसको गौर से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये माय फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके बजाय हम ये वेरिएबल का नाम रख देते हैं, मतलब अगर हमारे वेरिएबल में मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर हम कैपिटल कर देते हैं, तो ये जो हमारे पास माय फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अब ये माय फ़ोन नंबर जो है ये पिछले वाले माय फ़ोन नंबर की निस्बत ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा रीडेबल है। इसको एकदम देखने से समझ आ जाती है कि लिखा क्या हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा कोई वेरिएबल नेम रख रहे हैं जो मल्टीपल वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो क्या किया जाता है कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर दिया जाता है ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो, देखते साथ ही समझ आ जाए कि वेरिएबल नेम क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर में कोई मसला नहीं होगा और आप इन सारे टॉपिक्स को बुक से थॉरली स्टडी करेंगे। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।